यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। आग लगा दी, हंगामा, मौतें, पीएम मोदी के जीएसटी धमाके के बीच भारत में जेनजी वाला बवाल शुरू हो गया है क्या? आई लव मोहम्मद के पोस्टर, सड़क पर भीड़, जगह जगह हंगामा, ओवैसी महबूबा अब्दुल्ला ने आग में घी डाल दिया है क्या? हमने मुसलमान को रोक कर रखा है वरना मोदी सरकार को किसने खुल्लम खुल्ला धमकी दे दी है, आज इसका चैप्टर खोलूंगा। एटम बम, हाइड्रोजन बम फेल होने के बाद राहुल गांधी कौन सा बम लाए? मोदी शाह के मिशन बिहार का क्या होगा? तेजस्वी वर्सेस तेज प्रताप और रोहिणी, बिहार चुनाव के पहले लालू परिवार में क्यों भयंकर फूट पड़ गई है क्या? ओवैसी ने बिहार में वो शुरू कर दिया जो लालू यादव का सपना तोड़ देगा क्या? आज इसकी भी बात होगी। इसके अलावा चीन, ताइवान, हांगकांग में सबसे बड़ी तबाही लाने वाले तूफान की वो तस्वीरें जो खौफ से भर देंगी। साल के सबसे खतरनाक तूफान रगासा ने ऐसा क्या किया जो कोई और तूफान ना कर सका था, आज आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा 8 मुस्लिम देशों से मीटिंग, शहबाज से भी मिले ट्रंप। भारत के पड़ोस में अमेरिका क्या प्लान बना रहा है? तुर्की फिर फड़फड़ाया, फिर कश्मीर पर चिल्लाया। पीएम मोदी क्या परमानेंट इलाज करेंगे, आज इसकी भी बात होगी। और आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट, सोचा है कभी? कोई खास महक, कोई खास स्मेल सालों पुरानी किसी खास चीज की याद कैसे दिला देती है, दिमाग में क्या होता है, आज आपको यह बताऊंगा। पीएम मोदी के जीएसटी धमाके के बीच भारत में जेनजी वाला बवाल शुरू हो गया है क्या? आई लव मोहम्मद के पोस्टर, सड़क पर भीड़, जगह जगह हंगामा, ओवैसी महबूबा अब्दुल्ला ने आग में घी डाल दिया क्या? हमने मुसलमान को रोक के रखा है वरना मोदी सरकार को किसने और क्या खुली धमकी दे दी, आज सबसे पहले इसकी बात। भाई, हमने ये देखा है कि जब जब नरेंद्र मोदी ने कोई बड़े रिफॉर्म किए हैं देश में, किसी ना किसी स्तर पर अगर आप देखेंगे तो हंगामा शुरू हो जाता है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। जिस वक्त भारत दुनिया से भिड़ा हुआ है, जिस वक्त भारत अपनी इकोनॉमी को डेड कहने वालों को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, जिस वक्त नरेंद्र मोदी जीएसटी रिफॉर्म करके अर्थव्यवस्था को बुलेट ट्रेन की रफ्तार दे रहे हैं, उसी वक्त आप देखिए कि देश में क्या चल रहा है। भाई, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं पर क्षेत्र के नाम पर हंगामा हो रहा है, बवाल हो रहा है। और लेह में आज जो कुछ हुआ वो होश उड़ाने वाला है। लेह में आज पत्थर चल गए, आगजनी हो गई। बॉर्डर के करीब ऐसे इलाके में इस तरह का बवाल सबके लिए चिंता की बात होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह कि ये सब कोई करा रहा है? क्या कोई पर्दे के पीछे है इस सब के, जो भारत को उस समय डिरेल करना चाहता है जिस वक्त भारत दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है? ठोस वजह हो या ना हो, तब भी सड़कों पर उतरकर अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत की सड़कों पर भी वैसा ही उत्पात हो जैसा नेपाल, बांग्लादेश में हो चुका है? और यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप देखिए, इधर देश बचत उत्सव मना रहा है, उधर लद्दाख में ऐसी आग भड़क गई कि बीजेपी के दफ्तर को फूंक दिया गया वहां पर, और कुछ लोगों की मौत तक हो गई। इधर देश में फेस्टिवल सीजन चल रहा है, उधर ओवैसी महबूबा मुफ्ती मौलानाओं की फौज भड़काऊ बयान दे रही है। इधर नवरात्र के पावन मौके पर लोग भक्ति में डूबे हैं, उधर कानपुर से शुरू हुआ विवाद पूरे देश में फैल गया। आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर देश के अलग अलग शहरों में भीड़ सड़क पर उतर गई, बवाल मच गया। इधर नरेंद्र मोदी ने आज 6 बड़े फैसले लेकर देश को एक और सौगात दी, उधर नेपाल, श्रीलंका की बात करके कुछ लोग उकसावे वाले बयान दे रहे हैं। आज आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी के जीएसटी धमाके के बीच क्या भारत में जेनजी वाला बवाल शुरू हो गया है क्या? आई लव मोहम्मद के पोस्टर, सड़क पर भीड़, जगह जगह हंगामा, क्या सब कुछ जो हो रहा है उसके पीछे कोई पॉलिटिक्स है? क्या ओवैसी, महबूबा, दूसरे मौलानाओं ने आग में घी डाल दिया है क्या? कौन धमकी दे रहा भाई कि हमने मुसलमानों को रोक के रखा है वरना, और वरना के आगे क्या, ये भी बताऊंगा। लेकिन जो पूरा विवाद हुआ है, भारत में क्या हो रहा है, उसका एक ट्रेलर देखिए पहले।
सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या हालात पैदा हो गए कि लोगों में इतना गुस्सा उत्पन्न हुआ है। ये जॉर्ज सोरोस के साथ बैठ करके राहुल गांधी जी का प्लान है। देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। किसी बच्चे को आई लव मोहम्मद का पोस्टर उठाता है तो उसका पोस्टर छीन लिया जाता है। तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना ये तो बिल्कुल ये हिंदू मुस्लिम करके ही इनको वोट मिलते हैं। तो मुसलमान जिस दिन हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए उस दिन देश के हालात कुछ भी हो सकते हैं। आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई एफआईआर नहीं की गई। अब इसे संयोग कहिए या प्रयोग कहिए, इधर नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज दिया, पब्लिक बम बम है, उधर एक ना एक बवाल सड़क पर हो ही जा रहा है। आई लव मोहम्मद वाला विवाद चल ही रहा था कि आज लेह में भयंकर बवाल की तस्वीरें आ गई। लेह बॉर्डर का इलाका है, बहुत संवेदनशील इलाका है। वहां पर जिस तरह की अराजकता आज फैलाई गई, ये चिंता में डालने वाली तस्वीरें हैं। बॉस, आप देखिए कैसे वहां पर पूरा बीजेपी दफ्तर फूंक दिया गया, आगजनी हो गई, मुंह पर कपड़ा लपेट के लोग क्या कर रहे हैं, मर गए हैं बहुत लोग इसमें। लेह में अलग राज्य के लिए प्रदर्शन चल रहा था और यह प्रदर्शन आज अचानक उग्र हो गया, हिंसा फैल गई, पत्थर चलने लगे, आगजनी होने लगी। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया। पूरे इलाके से बहुत ही खौफनाक तस्वीरें आई हैं। हिंसा में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, कुछ लोगों के मारे जाने के भी दावे हुए हैं। लेह में इतना भयंकर बवाल कैसे हो गया, यह प्रदर्शनकारी कौन है, हिंसा क्यों भड़क गई, इसके बारे में आपको पहले बता देता हूं। लेह में पिछले कुछ समय से लद्दाख को 6th शेड्यूल में लाने की मांग हो रही है। 6th शेड्यूल में देश के ट्राइबल एरियाज यानी आदिवासी बहुल राज्यों में प्रशासन से जुड़े प्रावधान होते हैं। लद्दाख में लेह एपेक्स बॉडी राज्य का दर्जा देने और 6th शेड्यूल में लद्दाख को लाने के लिए प्रदर्शन कर रहा है। भूख हड़ताल पर बैठ गया है। इसको लेकर गृह मंत्रालय की लेह एपेक्स बॉडी यानी LAB और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी KDA से 6 अक्टूबर को बातचीत होनी, लेकिन इस बातचीत से पहले ही लेह एपेक्स बॉडी के यूथ विंग का प्रोटेस्ट हिंसक हो गया और वहां पर आज पथराव और आगजनी हो गई। लद्दाख में जो हिंसा भड़की, उसे लेकर बीजेपी राहुल गांधी को घेर रही है। राहुल गांधी पर जेनजी को उकसाने का आरोप लगा रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया कि लद्दाख में बीजेपी दफ्तर में आग लगाई गई। राहुल गांधी जी इसके नेतृत्वकर्ता आपका जेनजी फुंडसोग स्टैंजिन सेपाग है, जो कांग्रेस पार्टी का निर्वाचित वार्ड सदस्य है। आग से खेलने का नतीजा क्या होगा, भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनौती देना बंद करिए। बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी लेह हिंसा के लिए कांग्रेस के वार्ड सदस्य को दोषी ठहराया। अमित मालवीय ने एक वीडियो और तस्वीर डाली और दावा किया कि वीडियो में मास्क लगाए और हाथ में हथियार लिए जो शख्स दिख रहा है वो कांग्रेस का वार्ड सांसद फुंडसोग स्टैंजिन सेपाग है। अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता के भड़काने पर ही भीड़ ने बीजेपी दफ्तर पर हमला किया और उसे फूंक दिया। काउंसिल हिल के दफ्तर पर हमला कर दिया गया। बीजेपी ने पूछा कि क्या इसी तरह की अराजकता चाहते हैं क्या राहुल गांधी? सुनिए संबित पात्रा क्या कह रहे हैं। और आप देख सकते हैं कांग्रेस के काउंसिलर स्टानजिंग सेपांग, ये है कांग्रेस के काउंसिलर स्टानजिंग सेपांग। ये अपर लेह वार्ड से काउंसिलर हैं, ये मेन इंस्टिगेटर हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये किस प्रकार इंस्टिगेट कर रहे हैं, इसके कई फोटो सामने आए हैं। कांग्रेस पार्टी का जो षड्यंत्र है, किस प्रकार से भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, यही कांग्रेस पार्टी का मुख्य लाइन है। यह कोई आज से नहीं है, यह जॉर्ज सोरोस के साथ बैठ करके राहुल गांधी जी का प्लान है। बीजेपी हर कुछ वक्त के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कहती है कि जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर राहुल गांधी ये सब करवा रहे हैं जो देश में होता है। तो जब आपको सब पता है कि राहुल गांधी करा रहे हैं, तो आप राहुल गांधी पर एक्शन क्या लेते हैं? आप केंद्र में सरकार हैं, आप यहां पर लंबे समय से सरकार में हैं, आपकी कई राज्यों में सरकार है। अगर आप ये मानते हैं कि राहुल गांधी ये सब करा रहे हैं तो खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा बॉस। राहुल गांधी पे कोई एक्शन किया आपने? आप कह रहे हैं राहुल गांधी के कहने पे सब हुआ है, तो राहुल गांधी पे क्या एक्शन हुआ? कुछ नहीं। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए
उधर इस प्रदर्शन का चेहरा बने सोनम वांगचुक भी आज की हिंसा को लेकर गिर गए। सोनम वांगचुक ने आज की हिंसा के बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। वांगचुक ने कहा कि आज की हिंसा से उन्हें दुख पहुंचा, लेकिन सोनम वांगचुक पर आरोप लग रहे हैं कि लेह लद्दाख में जो ये माहौल खराब हुआ, ये बवाल चल रहा है, उसमें उन्हीं का मुख्य रोल है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या वांगचुक किसी और के इशारे पर चल रहे हैं और लद्दाख को इस तरह से सुलगाने के पीछे असली हाथ किसका है। लेह हिंसा को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए। कांग्रेस ने लेह हिंसा के मामले में क्या कहा है वो भी आपको सुनवाता हूं। कहीं पर भी हिंसा नहीं होनी चाहिए और हम समझते हैं कि सब लोगों को शांति बनाए रखनी चाहिए। अपील करते हैं कि हिंसा किसी बात का जवाब नहीं है, लेकिन जो घटनाक्रम हो रहा है इस पर उनको सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या हालात पैदा हो गए कि लोगों में इतना गुस्सा उत्पन्न हुआ है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ अमन चैन बना रहे। लेह में जो हुआ उसे लेकर सरकार के सूत्रों से खबर है कि यह घटना अचानक से नहीं हुई, अपने आप से नहीं हुई, जानबूझकर और पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। केंद्र सरकार ने पहले ही 6 अक्टूबर को सभी मुद्दों पर मीटिंग के लिए तारीख तय कर रखी थी। एक तरफ बॉर्डर के इलाकों में हिंसा और आगजनी और दूसरी तरफ देश के अंदर भी माहौल बिगाड़ने की साजिश होने के आरोप लग रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, अलग अलग शहरों में हंगामा चल रहा है। कई जगह इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस से हिंसक झड़प हो चुकी है, सैकड़ों लोगों पर FIR हो चुकी है। अब इस बवाल में नेताओं की भी एंट्री हो गई, राजनीति भी बढ़ने लगी है। इसी विवाद को आज AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव में उतार दिया। सुनिए बिहार के किशनगंज में रैली करते हुए ओवैसी ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर छिड़े विवाद पर क्या कहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी आज इस मुल्क में सबसे ज्यादा अगर किसी को निशाना बना रही है तो सेकुलरिज्म को खत्म करना चाहती है। बीजेपी संविधान को कमजोर करना चाहती है। किसी के घर पर अगर बुलडोजर चलता है तो मेरे घर पर चलता है, मेरे नाम निहाद हमदर्दों के घर पर बुलडोजर नहीं चलता। अगर किसी बच्चे को आई लव मोहम्मद का पोस्टर उठाता है तो उसका पोस्टर छीन लिया जाता है। अगर इनके नेताओं का नाम लिखकर आई लव लिख दिया जाए तो कोई उन पर कुछ नहीं कहता। असदुद्दीन ओवैसी जहां रैली कर रहे हैं उस किशनगंज में 68% मुस्लिम आबादी है। इसलिए बिहार के मुसलमानों के बीच ओवैसी ने उस विवाद को फिर से चिंगारी देने की कोशिश की जिस पर यूपी पुलिस बहुत पहले ही पानी डाल चुकी थी। लेकिन ओवैसी को यह दिखाना है कि उन्हें मुसलमानों की कितनी फिक्र है, इसलिए उन्होंने यह माहौल बना दिया कि नरेंद्र मोदी के राज में मुसलमान का आई लव मोहम्मद बोलना या पोस्टर लगाना भी गुनाह हो गया। जबकि इस विवाद का सच कुछ और है जो आगे आपको बताऊंगा। पहले यह देखिए कि जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रही महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा है। अगर जय श्री राम जबरदस्ती लोगों से बुलवा के वो ऑफेंस नहीं है, वो गुनाह नहीं, वो गलती नहीं है, तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना ये तो बिल्कुल ये हिंदू मुस्लिम करके ही इनको वोट मिलता है। अब ओवैसी हो या महबूबा मुफ्ती, ये नेता इस तरह का माहौल बना रहे हैं जैसे इस देश के मुसलमानों की आस्था पर नरेंद्र मोदी सरकार ने पहरा लगा दिया कि भाई आई लव मोहम्मद बोलना भी मुश्किल हो गया है। अब ये नेता मंच पर जिस तरह की बातें करते हैं वो बातें मुसलमानों के बीच तो जाती ही हैं और उसका नतीजा ये होता है कि शहर शहर मुसलमानों की भीड़ आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर सड़क पर उतर रही है। और इस भीड़ में कुछ लोग इतने उग्र हो जा रहे हैं कि पुलिस से भिड़ जा रहे हैं, पुलिस की वर्दी तक नोच दे रहे हैं। जैसे रविवार को यूपी के उन्नाव में ऐसा ही प्रदर्शन हुआ जिसमें बात इतनी बिगड़ गई कि पुलिस की टीम के साथ धक्का मुक्की हो गई, एक इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ दी गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कुछ लोगों को हिरासत में लिया। इसी तरह वाराणसी में भी प्रदर्शन हुआ। नाबालिग बच्चों की भीड़ ने आई लव मोहम्मद के नारे लगाए, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। पुलिस कह रही है कि बिना परमिशन के जुलूस निकाला गया जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हो गए। अब कहा जा रहा है कि इतने छोटे छोटे बच्चों को कौन प्रदर्शन करने ला रहा है, बिना इजाजत के यह प्रदर्शन क्यों हो रहा है, ये सवाल उठ रहे हैं। आई लव मोहम्मद क्यों बोल रहे हैं, इस पर किसी को कोई एतराज नहीं है। इस तरह के प्रदर्शन की वजह से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कौन इन बच्चों को सड़क पर लेकर आया, प्रदर्शन में बच्चों का क्या काम। हैरानी यह भी है कि प्रदर्शन में सिर्फ बच्चों को शामिल किया गया। उस तस्वीर में, इस जुलूस में कई बड़े बुजुर्ग नहीं दिख रहे, ना महिलाएं दिख रही। तो क्या ये बच्चे खुद से जुलूस निकाल रहे हैं, आप सोचिए। वाराणसी में आई लव मोहम्मद का माहौल गरमाया तो उधर आई लव महादेव शुरू हो गया। वाराणसी में संत समाज ने हाथ में आई लव महादेव का पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर दिया। संत समाज ने जगह जगह आई लव महादेव के पोस्टर लगाए।
इस प्रदर्शन में शामिल जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि कुछ लोग देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, उनको हम अपने तरह से जवाब दे रहे हैं। सुनिए एक बार। वर्तमान में चुनी हुई सरकार भारत में शांति, सद्भाव, विकास, विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान बढ़ रहा है, लेकिन कुछ कपट कलेवर का भेष धारण कर भारत की शांति, विकास, उत्कर्ष उनको हजम नहीं हो रहा। वो इस देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, कानून को हाथ में लेना चाहते हैं। भाई आई लव मोहम्मद बोलने से देश की अर्थव्यवस्था कैसे नीचे आ जाएगी? यह सवाल तो इनसे भी पूछा जाना चाहिए। हाँ, यह जरूर आप कहिए कि क्या जानबूझ के देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसा कराया जा रहा है, क्या मुसलमानों को उकसाने का प्रयास हो रहा है क्या, तो बात समझ में आती है। इसी तरह उज्जैन में भी गरबा महोत्सव के दौरान आई लव महाकाल के पोस्टर लगाए गए। इस दौरान गरबा खेल रहे करीब 5000 से अधिक लोगों ने एक स्वर में बाबा महाकाल के जयकारे लगाए। अब यह भी समझ लीजिए कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर यह विवाद कब शुरू हुआ और कहां से शुरू हुआ। दरअसल 4 सितंबर को कानपुर में रावतपुर में बारात फात का जुलूस निकला। इस जुलूस में किसी ने आई लव मोहम्मद का बैनर लगा दिया। इस बैनर को लेकर विवाद हो गया। यूपी पुलिस के मुताबिक रावतपुर में बारात फात का परंपरागत जुलूस निकलना था। मोहल्ले के लोगों ने तय स्थान से अलग एक टेंट और आई लव मोहम्मद का बैनर लगा दिया। एक पक्ष ने इसका विरोध किया, बाद में दोनों पक्षों में आपसी सहमति से बैनर को परंपरागत स्थान पर लगवा दिया गया। एफआईआर के मुताबिक 5 सितंबर को मुस्लिम समुदाय ने रावतपुर गांव में हिंदू बस्ती से जुलूस निकाला। आरोप लग रहा है कि रास्ते में लगे हिंदू समुदाय के धार्मिक पोस्टर को लाठी डंडों से फाड़ दिया गया। एफआईआर के मुताबिक जानबूझकर आई लव मोहम्मद का बैनर लगाकर नई परंपरा शुरू करने की कोशिश की गई, जिस कारण सांप्रदायिक टकराव और तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि दोनों घटनाओं की सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट है कि घटना वाले दिन जुलूस में शामिल मुस्लिम समुदाय के युवकों ने जानबूझकर सांप्रदायिक माहौल खराब करने को लेकर ऐसा काम किया, जिससे क्षेत्र में अराजकता फैल सके और सांप्रदायिक विवाद उत्पन्न हो। इस मामले में 10 सितंबर को एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में जुलूस के आयोजकों समेत 8 लोगों को नामजद भी किया गया। 15 सितंबर को असदुद्दीन ओवैसी भी इस विवाद में कूद गए। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आई लव मोहम्मद कहना कोई जुर्म नहीं है, अगर है तो इसकी हर सजा मंजूर है। यानी माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि जैसे आई लव मोहम्मद बोलने पर विवाद हो रहा है। क्यों होगा भाई? कोई आई लव महाकाल बोले, कोई आई लव जय श्री राम बोले, कुछ भी बोले, कोई आई लव मोहम्मद बोले, इसमें क्या है? लेकिन क्या उसके पीछे माहौल खराब करने का प्रयास हो रहा है या नहीं, इस पर अभी चर्चा चल रही है। ओवैसी ने माहौल बना दिया कि यूपी में तो आई लव मोहम्मद बोलना ही गुनाह है, जबकि इस विवाद पर सफाई देते हुए कानपुर पुलिस साफ साफ कह रही है कि एफआईआर आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर हुई ही नहीं है। सुनिए एक बार। आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई एफआईआर नहीं की गई है, बल्कि परंपरागत स्थान से अलग हटकर नए स्थान पर बैनर लगाने तथा जुलूस निकालने के दौरान इस पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ने पर हुई है। यानी लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, पोस्टर का मामला है ही नहीं। पुलिस साफ कह रही है कि एफआईआर आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर नहीं हुई, लेकिन ओवैसी जैसे नेता और कुछ मौलाना आम मुसलमानों को भड़का रहे हैं। जैसे आप बरेली में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा को सुने। उन्होंने तो पुलिस को 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। भाई, मौलाना तौकीर रजा ने नेपाल बांग्लादेश का उदाहरण देकर कह दिया कि जिस दिन मुसलमान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया, भाई हालत बिगड़ जाएगी। मौलाना तौकीर रजा जैसे धर्मगुरु की वजह से जो विवाद कानपुर के एक मोहल्ले से शुरू हुआ, वो देखते ही देखते कई राज्यों में फैल गया। अलग अलग शहरों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर लोग सड़क पर आ गए, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई आई लव मोहम्मद बोलने से ये हो रहा है, चलो मैं भी बोल के दिखाता हूं। क्योंकि उनको तो यही कहकर भड़काया गया है कि यूपी में कानपुर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाना गुनाह हो गया था। इसी बात से अलग अलग शहरों में मुसलमानों की भीड़ आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर सड़क पर आ गई। जब तक ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे तब तक भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इस प्रदर्शन में सिर तन से जुदा के नारे लगने लग गए, हिंसा होने लगी, पुलिस को निशाना बनाया जाने लगा। उन्नाव की तस्वीर देखिए, कानपुर विवाद के बाद उन्नाव में विरोध प्रदर्शन हो रहा, नारा देखिए। अब जो लोग पोस्टर पकड़े हैं ये सब छोटे छोटे लड़के लग रहे हैं। आई लव मोहम्मद का पोस्टर पकड़े, ठीक बात है, लेकिन सरतन से जुदा का नारा लगा रहे हैं, क्या ये ठीक बात है? यूपी के कानपुर से शुरू हुआ विवाद उत्तराखंड तक पहुंच गया। भाई, उत्तराखंड के काशीपुर में भी आई लव मोहम्मद वाला पोस्टर लिए लोग सड़क पर उतर गए। बिना इजाजत जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जब हंगामा रोकने की कोशिश की तो पुलिस पे ही हमला हो गया और यहां भी सरतन से जुदा के नारे लगाए गए। गुजरात के गोधरा में तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन पर ही हमला कर दिया।
इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुई, 88 केस दर्ज हुए। मतलब शहर दर शहर एक ही कहानी रिपीट होती दिख रही है। आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर भीड़ अचानक से सड़क पर आ जा रही है और बिना पुलिस से मंजूरी लिए इस भीड़ में छोटे छोटे बच्चे तक आ रहे हैं, महिलाएं भी होती हैं, और फिर देखते देखते प्रदर्शन बवाल में बदल जा रहा है। सिर तन से जुदा के नारे तक लग रहे हैं। यह सब बवाल तब हो रहा है जब यूपी पुलिस की सफाई आ चुकी है कि भाई पोस्टर पे कोई एफआईआर नहीं हुई है, लेकिन विरोध करने वाले यूपी पुलिस की सफाई को भी नकार रहे हैं। ऐसे में इन लोगों को कानपुर इलाके में समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद हसन रूमी को सुनना चाहिए। आज मोहम्मद हसन रूमी सपा के बाकी विधायकों के साथ पुलिस कमिश्नर से मिले। पुलिस कमिश्नर से मुलाकात के बाद सपा विधायक ने खुद माना कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर कोई विवाद हुआ ही नहीं है। लोगों ने सुनी सुनाई बात पर यकीन कर लिया और भेड़चाल चल रही है। सुनिए सपा विधायक। मेरे पास दूसरे प्रदेशों से लगातार टेलीफोन आए। मैंने उनको ये बात जो आपसे बता रहा हूँ उनको मोटिवेट किया, उनसे बताया कि आई लव मोहम्मद पे कोई एफआईआर न थी और न कभी हो सकती है। तो उन लोगों ने, बहुत से लोगों ने समझा, लेकिन हर आदमी मेरे तक नहीं पहुंच सकता। हर आदमी किसी जिम्मेदार अधिकारी नेता के पास नहीं पहुंच सकता। वो तो एक से सुना, दूसरे ने आगे बढ़ाया, तीसरे ने बढ़ाया। तो एक तरीके से ये भेड़ चाल की वजह से ये काम हो रहा है। समाजवादी पार्टी विधायक के इस बयान के बाद तो शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। कुछ मौलाना भी ये बात समझ रहे हैं कि इस विवाद को बेवजह तूल दिया जा रहा है। ऐसे में कुछ मुस्लिम धर्मगुरु मुसलमानों से अपील भी कर रहे हैं कि भाई ऐसे प्रदर्शन से दूर रहो। देखिए, इसीलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या जानबूझकर सड़क पर भीड़ आए, प्रदर्शन हो, इसकी साजिशें हो रही हैं। क्योंकि एफआईआर हुई नहीं पोस्टर को लेकर और देश भर में मुसलमानों के बीच फैला दिया गया कि देखो देखो क्या हो रहा मुसलमान के साथ। इधर देश की शांति को भंग करने की नाकाम कोशिशें हो रही हैं, उधर नरेंद्र मोदी देश को आगे ले जाने के लिए बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं। आज ही मोदी कैबिनेट ने करीब 94,000 करोड़ के नए ऐलान किए। कैबिनेट ने भारत के जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में विकास के लिए 69,725 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी। अनुमान है कि इससे करीब 30 लाख नौकरियां जनरेट होंगी, 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश जनरेट होगा। इससे समुद्री मार्ग की सुरक्षा भी बढ़ेगी। भारत का 95% व्यापार समुद्र के मार्ग से होता है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसके अलावा पीएम मोदी ने रेलवे कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया। 10,91,000 रेलवे कर्मचारियों के लिए 1,866 करोड़ रुपए के उत्पादकता आधारित बोनस को मंजूरी दी गई। इस फैसले से भी अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ेगी। जब कर्मचारियों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो वो भी ज्यादा खर्च करेंगे। बिहार में रेलवे से जुड़ी कई परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी। साइंस और तकनीक में की फील्ड में करियर बनाने वाले रिसर्चर्स के लिए भी खुशखबरी है। कैबिनेट ने फेलोशिप स्कीम के लिए 2,277 करोड़ रुपए को मंजूर किया है। मेडिकल शिक्षा में विस्तार के लिए पोस्ट ग्रेजुएट सीटों को बढ़ाने का फैसला हुआ है। यानी एक तरफ देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और शायद उसी तेजी से कुछ लोगों के दिमाग में खुराफात भी चल रही है कि कैसे इसको रोकना है। खैर, पाठशाला में अब अगला चैप्टर, एटम बम और हाइड्रोजन बम फेल होने के बाद राहुल अब कौन सा बम लाए भाई? मोदी शाह के मिशन बिहार का क्या होगा? तेजस्वी वर्सेस तेज प्रताप और रोहिणी। बिहार चुनाव के पहले लालू परिवार में क्यों भयंकर फूट पड़ गई है? ओवैसी ने बिहार में वो शुरू कर दिया जो लालू यादव का सपना तोड़ देगा क्या? अब इसका चैप्टर। बिहार की पॉलिटिक्स में इस वक्त जबरदस्त हलचल है। आज राहुल गांधी से लेकर ओवैसी तक सब बिहार में थे। पूरा महागठबंधन लगा हुआ है कि कैसे नरेंद्र मोदी को बिहार में जो है रोका जाए, क्योंकि भाई नरेंद्र मोदी भी ताबड़तोड़ वहां पर रैलियां करके माहौल बना रहे हैं। महागठबंधन की दूसरी टेंशन ओवैसी है, जो बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। कांग्रेस और आरजेडी के लिए एक मुसीबत नहीं, बड़ी मुसीबत है। आप देखिए कि टेंशन इतनी बड़ी है कि आजादी के बाद कांग्रेस को पहली बार पटना में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग कराने की याद आई है। आजादी के बाद पहली बार ये लोग पटना में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग किए हैं बॉस। वहीं महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान के बीच लालू यादव के परिवार में फूट पड़ती दिख रही है। ओवैसी सीमांचल में पहुंचकर तेजस्वी यादव को मम्मी डैडी याद दिला रहे हैं, जबकि इधर एनडीए चुपचाप अपनी तैयारी किए जा रहा है। पीएम मोदी ने माहौल सेट किया है, तो उधर सीट बंटवारे पर मुहर लगाने के लिए 27 सितंबर को अमित शाह बिहार पहुंच सकते हैं। आज पाठशाला में बिहार चुनाव में जो घमासान मच गया है, एटम बम और हाइड्रोजन बम के बाद राहुल गांधी कौन सा बम लाए हैं, मोदी और शाह के मिशन बिहार का क्या होने वाला है, सब दिखाऊंगा। पहले एक झलक देखिए। वो कांग्रेस वालों, आपको पटना और बिहार की सुध 85 साल के बाद आई। मैंने हाइड्रोजन बम की बात करी है, वो आएगा, ठहर जाइए, वो आ रहा है।
वो आएगा। ये CWC नहीं है, ये BVC भारत विरोधी कमेटी है। नीतीश कुमार को भाजपा ने मानसिक रूप से सेवानिवृत्त कर दिया है। भाजपा अब उन्हें बोझ मानने लगी है। चेहरे आपके सामने हैं, सबको सब पता है, सबको सब उत्तर मालूम है, फिर भी आप बार बार सवाल पूछते हैं। लोग कह रहे हैं भाई 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश। तो चुनाव के बाद तुम ये नहीं कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया। ओवैसी अलग मजे ले रहे हैं बॉस कि मेरा बैट और बॉल लेके मम्मी डैडी कोई भाग गया। सब दिखाऊंगा अभी, लेकिन पहले बात बिहार चुनाव में महागठबंधन के लेटेस्ट हथियार की। जब राहुल गांधी के एटम बम और हाइड्रोजन बम फूस हो गए, जिस वोट चोरी के मुद्दे का माहौल बनाने के लिए राहुल और तेजस्वी ने पूरी यात्रा निकाल दी, अब उस वोट चोरी के मुद्दे की हवा निकलती दिखी, तो अब महागठबंधन बिहार चुनाव में नया मुद्दा लेकर आ गया। आज महागठबंधन के नेताओं ने पटना में अति पिछड़ा वर्ग के लिए न्याय संकल्प के नाम से स्पेशल मैनिफेस्टो जारी किया। इस दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। इस मैनिफेस्टो में अति पिछड़ा वर्ग के लिए 10 पॉइंट का एजेंडा जारी किया, जिसके बड़े वादों की बात करें तो SC/ST एक्ट की तरह अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित होगा। अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत और नगर निकाय में मौजूदा 20% आरक्षण को बढ़ाकर 30% कर दिया जाएगा। अति पिछड़ा अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के सभी भूमिहीनों को शहरी क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए 120 वर्ग मीटर और ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 200 वर्ग मीटर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। 25 करोड़ रुपयों तक के सरकारी ठेकों में अति पिछड़ा अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के लिए 50% के आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। यही नहीं, स्पेशल मैनिफेस्टो जारी करने के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर फ्लॉप साबित हो चुके वोट चोरी के मुद्दे को हवा देने की कोशिश की। उनसे तो पहले यह पूछना चाहिए कि देश में 75 साल में 65 साल तो लगभग कांग्रेस का राज रहा। आज भी देश में अति पिछड़े लोग हैं कैसे? इतने साल कांग्रेस ने देश में राज किया है, अति पिछड़े आज भी अति पिछड़े क्यों है भाई? लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई जल्दी ही हाइड्रोजन बम फोड़ दूंगा। जयराम रमेश ने हाइड्रोजन बम के आगे यूरेनियम और प्लूटोनियम बम की भी बात कर दी है भाई। दोनों भाई लोगों को सुनिए एक बार। मैंने हाइड्रोजन बम की बात करी है, वो आएगा, ठहर जाइए, वो आ रहा है, वो आएगा। और फिर आपको बीजेपी की जो सच्चाई है, जो इन्होंने पूरे देश में किया है, बिहार में करने की कोशिश कर रहे थे और बिहार के युवा ने इनको रोक दिया है, उसकी सच्चाई आप सबको पता लग जाएगा। कि अगले 1 महीने में मिनी हाइड्रोजन बम, यूरेनियम बम, प्लूटोनियम बम, अलग अलग बम फोड़ने वाले हैं अलग अलग जगहों में। ये शुरुआत है। कर्नाटक के महादेवपुरा और आनंद से जुड़े हुए जो खुलासे हुए हैं, ये एक शुरुआत है। अब बताइए, एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम हाइड्रोजन बम ला रहे हैं, जयराम रमेश कह रहे हैं कि छोटा छोटा हाइड्रोजन बम, यूरेनियम बम, छोटा प्लूटोनियम बम, सब छोटा छोटा आएगा। लीजिए, उधर वो बड़ा बड़ा कह रहे हैं, छोटा छोटा कह रहे हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर सवाल उठा दिए, बम फोड़ने की धमकी को युवाओं को भड़काने की कोशिश बता दिया। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी के यह बयान पीएम मोदी को सीधी टक्कर में नहीं हरा पाने की हताशा है, लेकिन देश के युवा उनके बहकावे में नहीं आने वाले। बीजेपी नेता संबित पात्रा को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा पटना में कांग्रेस की CWC पर क्या सवाल उठ गए। तो इस प्रकार से जो भड़काने वाले बयान आप राहुल गांधी दे रहे हैं, कभी हाइड्रोजन बम और आज यूरेनियम बम भी जुड़ गया है, मुझे लगता है इस प्रकार के बयानों से उन्हें बचना चाहिए। और कोशिश चाहे कितनी भी कर ले, नेपो किड्स ही रहेंगे। कोई भी जनरेशन उन्हें पसंद नहीं करेगा। अब यह भी देखिए कि कांग्रेस के लिए चुनौती सिर्फ पीएम मोदी से निपटना नहीं, कांग्रेस की एक चुनौती बिहार चुनाव में सम्मानजनक सीटें हासिल करने की भी है, जिसके लिए पहले राहुल गांधी ने यात्रा निकाली। जब उनसे बात नहीं बनती दिखी तो आजादी के बाद पहली बार करीब 85 साल बाद कांग्रेस को पटना में CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक कराने की याद आई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल हुए।
हालांकि सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा बैठक में नहीं पहुंचे। इस बैठक में भी वोट चोरी के मुद्दे पर कई प्रस्ताव पास हुए और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो दावा कर दिया कि बिहार में चुनाव से पहले बीजेपी सीएम नीतीश कुमार को बोझ मानने लगी है। एक बार खड़गे साहब को सुनिए। एनडीए गठबंधन में आंतरिक कलह अब खुलकर सामने है। नीतीश कुमार को भाजपा ने मानसिक रूप से सेवानिवृत्त कर दिया है। भाजपा अब उन्हें बोझ मानने लगी है। बीजेपी पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक पर कांग्रेस को निशाने पे ले रही है। इसे राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश बता रही है। सुनिए रविशंकर प्रसाद। वो कांग्रेस वालों, आपको पटना और बिहार की सुध 85 साल के बाद आई, तो मैंने भी जानने की कोशिश की कि बिहार में एकाएक रुचि क्यों हो गई। तो अभी जो ये मतदान तथाकथित त्रुटियों को लेकर जो इनकी यात्रा थी, उसमें राहुल गांधी ड्राइविंग सीट पर थे, याद है ना आपको? तेजस्वी पीछे थे। तो लगा कि यहाँ वर्किंग कमेटी करके ड्राइविंग सीट लिया जाए, कुछ और टिकट लिया जाए। पटना में इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी इनके शुद्ध राजनीतिक लाभ से प्रेरित है। कांग्रेस और महागठबंधन में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो हड़कंप मचा है, उसकी वजह भी साफ है। भाई, पहले पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरे हो गए, फिर बीजेपी ने पीएम मोदी को मां की गाली के मुद्दे को कांग्रेस और आरजेडी के खिलाफ बड़ा मुद्दा बना दिया। अब रही सही कसर पूरी करने के लिए पीएम मोदी एक बार फिर बिहार जाने का प्लान बना चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक 29 सितंबर को पीएम मोदी फिर बिहार जा सकते हैं। इस दौरे में पीएम मोदी पटना में मेट्रो की सौगात दे सकते हैं। साथ ही 26 सितंबर से बिहार की जरूरतमंद महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए जमा करने वाली मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत होने वाली है। इस कार्यक्रम में भी पीएम मोदी ऑनलाइन जुड़ेंगे। बिहार की 75 लाख महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा। योजना के पहले चरण में 7,500 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। बताइए, एक वक्त यह था कि कहा जाता था कि केजरीवाल फ्री में क्यों पैसा देने की बात करते हैं। अब हर जगह पैसा बंटने लगा है कि महिलाओं के अकाउंट में पैसा जाएगा। उधर बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी महागठबंधन की टेंशन बढ़ाने के लिए एंट्री कर चुके हैं। ओवैसी ने आज किशनगंज से सीमांचल न्याय यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव और लालू यादव को निशाने पर लिया। ओवैसी ने कहा कि उन्होंने बार बार महागठबंधन में शामिल होने के लिए चिट्ठी लिखी, लेकिन तेजस्वी यादव और लालू यादव ने कोई जवाब नहीं दिया, जबकि एआईएमआईएम ने गठबंधन में सिर्फ 6 सीटें मांगी थी। ओवैसी ने किशनगंज में तेजस्वी यादव पर अटैक किया और कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी सीमांचल की जनता तेजस्वी का घमंड तोड़ देगी, उनके सीएम बनने का सपना पूरा नहीं होगा। ओवैसी तो ये भी कह रहे हैं कि बाद में तेजस्वी जी ये मत कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया। सुनिए ओवैसी को। और जो लोग हम पर इल्जाम लगाते, ये इल्जाम सरासर झूठा है कि मजलिस के खड़े होने से वोट डिवाइड हो जाती हैं। अरे अब हम और क्या कर सकते। हमारे अख्तरुल ईमान साहब ने 2 खत लिखा है लालू प्रसाद यादव को, एक खत लिखा तेजस्वी यादव को कि आओ हमसे इत्तेहाद कर लो, बल्कि अख्तरुल ईमान साहब ने ये तक लिख कर दे दिया कि आप मजलिस को सिर्फ 6 सीट दे दीजिए और हम अलायंस करने के लिए, इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। मैं बताना चाह रहा हूं तेजस्वी यादव को, ये हमारी कमजोरी नहीं है, हम ताकत की बुनियाद पर तुमको लिखकर दे रहे हैं। तुम फैसला जो लेना चाहते ले लो, मगर याद रखो चुनाव के बाद तुम ये नहीं कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया। ओवैसी भी मजे ले रहे हैं, कह रहे हैं कि बाद में मत कहना कि हमने नहीं बताया था। लेकिन सवाल तो उठेंगे कि भाई आप कहते हो कि मुसलमानों को के लिए आप सोचने वाले हो, और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से गठबंधन करने को तैयार नहीं हो, 6 सीट देने को तैयार नहीं हो इतनी सारी सीटों में से। खैर, बिहार में जो सियासी तूफान आएगा वो तो आएगा, लेकिन पाठशाला में अगली क्लास जिसमें आपको दिखाता हूं कि चीन, ताइवान, हांगकांग में सबसे बड़ी तबाही लाने वाला कौन सा तूफान आ गया है, वो तस्वीरें जो खौफ से भर देंगी। साल के सबसे खतरनाक तूफान रगासा ने ऐसा क्या किया जो कोई और तूफान न कर सका था। क्या यह भारत भी आएगा? अब इसके बारे में बताता हूं। इस वक्त एक ऐसा तूफान आया हुआ है जिसे देखकर पूरी दुनिया कांपी हुई। एक साथ 5 देशों में तबाही मची हुई। यह तूफान भी ऐसा है जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता। इसे साल के सबसे बड़े तूफान के तौर पर कहा जा रहा है।
समंदर से उठे इस चक्रवाती तूफान ने चीन, हांगकांग, ताइवान, फिलीपींस और वियतनाम 5 बड़े देशों में बवंडर मचाया हुआ। कहीं समंदर की लहरें कहर बनकर टूट पड़ी। आप तस्वीरें देखिए बॉस, कैसे समंदर जो है वो घुसा चला आ रहा है शहरों में। कहीं 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हवाएं हर चीज को पत्ते की तरह उड़ा कर ले जा रही है। आप हवा को देखिए, हवा की स्पीड महसूस कीजिए। कहीं शहर के शहर समंदर के पानी में डूब गए हैं। देखिए कैसे कैसे पूरा मामला बिगड़ रहा है। तूफानी हवाओं के आगे पेड़ तो छोड़ दीजिए बॉस, बड़ी बड़ी इमारतें कैसे हिल रही हैं वो देखिए। इस चक्रवाती तूफान का नाम है रगासा। प्रशांत महासागर से उठा यह कैटेगरी 5 का तूफान है, जिसे इस साल का दुनिया का सबसे ताकतवर चक्रवाती तूफान बताया गया। इस भयंकर चक्रवाती तूफान ने कैसे 5 देशों में तबाही मचाई, इसके ऐसे ऐसे वीडियो आपको दिखाऊंगा कि रूह कांप जाएगी। रगासा जैसे खतरनाक चक्रवाती तूफान बनते कैसे हैं, रगासा तूफान को इस साल का सबसे खतरनाक तूफान क्यों बताया जा रहा है, यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले इस तूफान ने जो तबाही मचाई है बॉस। चक्रवाती तूफान रगासा ने मंगलवार को हांगकांग में सबसे ज्यादा तबाही मचाई। इसके दिल दहला देने वाले वीडियो सामने आए। तूफान की वजह से उठी समुद्री लहरों ने हांगकांग के एक लग्जरी होटल में कैसा तांडव मचाया। आप देखिए, ये होटल की तस्वीर है बॉस। सामान ही नहीं, लोग तिनके की तरह बहने लगे। हांगकांग के रेस्टोरेंट का भी वीडियो देखिए। समंदर की लहरों ने ऐसा धावा बोला कि रेस्टोरेंट तबाह हो गया। देखिए कैसे समंदर घुस गया बॉस रेस्टोरेंट के अंदर, पूरा रेस्टोरेंट बहा के ले गया। देख रहे फर्नीचर कैसे बहा जा रहा है। यह वीडियो भी हांगकांग का है, जिसमें समंदर किनारे बने एक रिजॉर्ट की छत पर एक शख्स खड़ा है। देखने में नहीं लग रहा कि समंदर के किनारे गया होगा। यह रिजॉर्ट की छत पर है बॉस, और समंदर की लहरें लगातार वहां हिट कर रही हैं। क्योंकि कोई भी सोच रहा था, ये वीडियो आपको शुरू में दिखाया था तो आपने सोचा होगा कैसा आदमी है जी, समंदर के किनारे जा रहा है। अरे वो कहां जाएगा, वो तो रिजॉर्ट की छत पे खड़ा है, इससे ऊपर कहां जाएगा। पानी पहुंच गया छत तक, तो भाई बेचारा वहां हाफ पैंट ऊपर करके खड़ा कि देखें अब क्या पैर ही भीग जाएगा। अब तुम पूरा बहने वाले हो, पैंट उठा के क्या करें। हांगकांग का एक और वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है, जिसमें एक फैमिली होटल की छत पर खड़ी और तभी समंदर की एक बड़ी लहर उनसे आकर टकरा जाती। रगासा चक्रवाती तूफान ने हांगकांग को 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हिट किया, जिसके बाद हांगकांग में 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। इन हवाओं की आवाज ही इतनी भयंकर थी कि सुन के डर लग जाए। सुन रहे बॉस, हवा इतनी तेज है। आप वीडियो देखिए ना, इसमें अगर कोई बाहर निकल गया वो बचेगा। और इन तेज हवाओं का इंपैक्ट आपको दिखाता हूं। हांगकांग की एक निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत, जहां इमारत को सपोर्ट देने के लिए लोहे का एक बड़ा स्ट्रक्चर कैसे ताश के पत्तों की तरह गिर गया है हवा के सामने। देखिए, लोहे का स्ट्रक्चर नहीं बच रहा है, आदमी क्या बचेगा। हांगकांग में तूफान से पहले ही लोगों ने कैसे सुरक्षा इंतजाम करने शुरू कर दिए थे। लोगों ने अपनी गाड़ियां बांध दी, रस्सी से, पेड़ से बांध दिए कि भाई हम बचे ना बचे, कम से कम बचे तो गाड़ी तो रहनी चाहिए। देख रहे हैं, 2-4 पेड़ के बीच में रस्सी से बांध दिए। गाड़ी भी सोच रही होगी क्या ही हो गया मालिक को, क्योंकि उनको लग रहा था कि बाढ़ में बह ना जाए, तूफानी हवाओं में उड़ ना जाए, तो भाई को बांध के चलेगा। रगासा चक्रवाती तूफान ने ताइवान में कैसी तबाही मचाई, अब आपको इसके बारे में दिखाऊंगा। लेकिन पहले आप ये एनिमेशन देखिए बॉस। इसमें चक्रवाती तूफान का रूट दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं कैसे बादल बढ़ रही है, सफेद सफेद आपको बादल दिख रहा है। एक एक करके 5 देशों में यह तबाही मचाता हुआ एकदम आगे बढ़ रहा है। चक्रवात या चक्रवाती तूफान तेजी से घूमती हुई हवा होती है। यह विशाल घूमती हवाओं के तूफान समंदर के ऊपर बनते हैं, लेकिन कब और कैसे बनते हैं आपको यह भी बताता हूं। जब समुद्र का पानी गर्म होता है तो यह हवा को भी गर्म और नम बना देता है। यह गर्म और नमी से युक्त हवा हल्की होकर समुद्र के ऊपर उठने लगती है, जिससे आसपास के क्षेत्र में कम वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। भाई हवा ऊपर चली गई तो नीचे का एरिया खाली हुआ, तो वहां उस जगह को भरने के लिए दूसरी हवा आएगी। जैसे ही वो हवा आएगी और हवा चलनी शुरू होती है, वायु दाब वाले क्षेत्र में ठंडी और घनी हवा भरने के लिए दौड़ती है, जिससे हवा घूमने लगती है और एक चक्रवाती तूफान सा बन जाता है। चक्रवाती तूफान समुद्र तट से सटे इलाकों में कहर बरपाता है। ऐसा ही चक्रवाती तूफान रगासा 21 सितंबर को प्रशांत महासागर में से उठा और 5 देशों में तबाही मचाता चला गया। ताइवान की हुआलियन काउंटी में एक हाईवे पर समुद्र से उठी लहरों ने कैसा जबरदस्त तांडव मचाया, आप देखिए। समुद्र का पानी शहर में घुस गया। ताइवान के हुआलियन काउंटी में ही एक झील उफान पर आ गई, जैसे इस वीडियो को देखिए।
झील मानो सैलाब बन गई। रिपोर्ट के मुताबिक तूफान की वजह से झील के करीब 9 करोड़ टन पानी में से 6 करोड़ टन पानी बाहर आ गया और इस पानी ने पूरे शहर को डुबा दिया। 17 लोगों की जान चली गई और 124 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस चक्रवाती तूफान को रगासा नाम फिलीपींस ने दिया है, जिसका मतलब होता है बेतहाशा जल्दी। इस तूफान की तेजी पर एकदम फिट भी बैठता है ये नाम, जिसने फिलीपींस में भारी तबाही भी मचाई। सोमवार को जब रगासा तूफान फिलीपींस के कगायन प्रांत के पनु इतान द्वीप से टकराया, तब इसकी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा थी। और ये फिलीपींस का ही वीडियो आपको दिखा रहा हूं, जो उस वक्त बनाया गया था जब रगासा तूफान अपने चरम पर था। इस तूफान ने फिलीपींस में 10 लोगों की जान ले ली और $10 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। वियतनाम में रगासा तूफान के कहर का एक वीडियो देखिए। तूफान में फंसकर समंदर में खड़ा एक टूरिस्ट शिप, पूरा शिप पलट गया बॉस। अंदाजा लगाइए कि तूफानी हवाओं की रफ्तार कितनी तेज रही होगी कि पूरे के पूरे इतने बड़े जहाज को पलट दिया भाई हवा की तेज रफ्तार ने। ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग और वियतनाम में भारी तबाही मचाने के बाद रगासा तूफान दक्षिणी चीन में भी भयंकर तबाही मचा रहा है। चीन में रगासा तूफान ने ग्वांगडोंग प्रोविंस के यांगजियांग तट को आज जब हिट किया तो कितनी तेज तूफानी हवाएं चली ये आपको बताता हूं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। चीन के ग्वांगडोंग को देश की आर्थिक ताकत माना जाता है, लेकिन रगासा तूफान की ताकत के आगे चीन का यह प्रोविंस टिक ही नहीं पाया। इस प्रोविंस के 10 शहरों में रगासा तूफान ने भारी तबाही मचाई। ये वीडियो आप चीन का देख रहे हैं। वीडियो ग्वांगडोंग के शहर जुझाई शहर का है, जहां समंदर के पानी में गाड़ियां तैरती दिखाई दे रही हैं। रगासा चक्रवाती तूफान को कैटेगरी 5 का तूफान बताया जा रहा है, जो सबसे ज्यादा घातक तूफान होता है। यह कैटेगरी तूफान के दौरान हवाओं की रफ्तार से तय होती है। इसमें पहली कैटेगरी होती है साइक्लोनिक स्टॉर्म। इसमें हवाओं की रफ्तार 62 से 88 किलोमीटर प्रति घंटे तक की होती है। दूसरी कैटेगरी होती है सीवियर साइक्लोन। इसमें हवा की मैक्सिमम स्पीड 89 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तीसरी कैटेगरी होती है वेरी सीवियर साइक्लोन। इनमें हवा की स्पीड 118 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाती है। चौथी कैटेगरी में आता है एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन। इसमें 200 के पार हवा की रफ्तार चली जाती है। ऑलमोस्ट 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। और पांचवा और सबसे घातक होता है सुपर साइक्लोन, जिसमें हवा की स्पीड 220 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होती है और कई बार 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, जैसा कि इस तूफान में हुआ। पांचवी कैटेगरी के चक्रवाती तूफान अपने रास्ते में आने वाले पेड़, गाड़ी, यहां तक कि बिल्डिंग को भी तबाह कर सकते हैं, जिसका कहर 5 देशों ने झेला है, जहां 200 से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने भारी तबाही मचाई। लेकिन यह तूफान तो थम जाएगा। एक तूफान आया हुआ है दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में बॉस। वहां क्या चल रहा है अब आपको उसके बारे में बताता हूं। अगला चैप्टर, 8 मुस्लिम देशों से मीटिंग, शहबाज से ट्रंप मिले, भारत के पड़ोस में अमेरिका क्या प्लान बना रहा है, तुर्की फिर फड़फड़ाया, फिर कश्मीर पर चिल्लाया, पीएम मोदी क्या परमानेंट इलाज कर देंगे, अब आपको यह बता रहा हूं। इस वक्त भारत ने जिस तरह से जियो पॉलिटिक्स में धूम मचाई हुई है, उसने चीन से लेकर अमेरिका तक सबको हैरान कर रखा है। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर दबाव बनाने में इतना जोर लगा दिया, फिर भी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। लेकिन अभी भारत के सामने चुनौतियां बड़ी हैं, क्योंकि दुनिया में जो भी भारत विरोधी है वो अपना खेल करने से बाज नहीं आएंगे। क्योंकि आप देखिए भाई, ट्रंप ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की है, 8 मुस्लिम देशों से ट्रंप ने मुलाकात की है। उधर तुर्की ने यूएनजीए में कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। लेकिन यह भारत की ताकत है कि यूएनजीए में ओम शांति ओम गूंज रहा है। वहीं ज़ेलेंस्की ट्रंप को झटका दे रहा है, यूरोप भी भारत के साथ आ रहा है। यानी ग्लोबल लेवल पर चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं, देशों की भूमिका बदल रही है कि आप सोच नहीं सकते। भारत इस खेल में बड़ा खिलाड़ी है। वहीं पाकिस्तान जैसे देश भी हैं जो दूसरों के इशारे पर नाच रहे हैं और अपनी ही बेइज्जती करवा रहे हैं। यह सब कितनी तेजी से हो रहा है, पहले उसकी एक झलक देखिए, फिर पूरी खबर आपको बताता हूं। इन दिनों संयुक्त राष्ट्र आम सभा की बैठक चल रही है, जिसमें ट्रंप ने कल संबोधन दिया था। इस बैठक में पीएम मोदी नहीं गए। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएनजीए गए हुए। यूएनजीए में अलग अलग देशों के प्रमुख एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। ऐसी ही एक मुलाकात ट्रंप और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के बीच हुई। ट्रंप और शहबाज की मुलाकात पर भारत की भी नजर थी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से पिटने के बाद पाकिस्तानी सेना के प्रमुख मुनीर
3 बार अमेरिका जा चुका है। शहबाज शरीफ भी ट्रंप से मिलने के लिए बेकरार थे, लेकिन ट्रंप ने शहबाज को सिर्फ 36 सेकंड का समय दिया। ट्रंप से मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने ऐसी हरकत की जिससे पाकिस्तान का मजाक बन रहा है। दरअसल ट्रंप और शहबाज मिले तो दोनों ने हाथ मिलाया। आमतौर पर हैंडशेक 5-6 सेकंड का होता है, लेकिन शहबाज ने ट्रंप का हाथ ही नहीं छोड़ा। भाई ने पकड़े रखा कि मैसेज जाए कि मैं बहुत अच्छा दोस्त हूं, लेकिन ट्रंप ऐसे बात कर रहे थे जैसे बता रहे हो कि देखो मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा लोड लेता नहीं। आप खुद तस्वीरों में देखिए किस तरह से शहबाज तो ट्रंप के गले ही पड़ गए। ट्रंप ने शहबाज से हाथ मिलाया, जिसके बाद शहबाज ने हाथ ही नहीं छोड़ा कि भाई कुछ भीख देते हुए जाना। यहां तक कि ट्रंप ने हाथ छुड़ाने की कोशिश भी की कि छोड़ो मैं ना देता आप, लेकिन शहबाज जैसे ठान के आए थे कि मालिक का हाथ पकड़ने के बाद छोड़ना नहीं है। जैसे ऑफिस में नहीं होता इंक्रीमेंट के पहले, शहबाज जिस तरह से एनिमेटेड एक्सप्रेशन दे रहे थे उससे ट्रंप भी परेशान दिख रहे थे। ट्रंप का हाथ नहीं छोड़ने वाला शहबाज का यह वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। ट्रंप से 36 सेकंड की मुलाकात को पाकिस्तान ऐसा बता रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया, जबकि यह सिर्फ एक मुलाकात थी, ना कि कोई द्विपक्षीय बैठक। इसमें भी शहबाज बेइज्जती करवा बैठे। अब शहबाज कल फिर ट्रंप से मिलने के लिए वॉशिंगटन जा रहा है। ट्रंप और शहबाज शरीफ की मुलाकात भले ही थोड़ी देर के लिए हुई थी, लेकिन इस मुलाकात के बाद चर्चा हो रही कि क्या फिर पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है या फिर ट्रंप पाकिस्तान के जरिए कुछ बड़ा करने वाले हैं। चर्चा है कि ट्रंप ने पाकिस्तान को तालिबान से बात करने के लिए कहा है। ट्रंप अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस फिर से वापस लेना चाहते हैं। ट्रंप पाकिस्तान पर तालिबान से बात करने का दबाव डाल सकते हैं। यानी ट्रंप भारत के पड़ोस में अफगानिस्तान में फिर से अपनी मौजूदगी चाहते हैं। हालांकि जानकारों का मानना है कि अफगानिस्तान से अमेरिका ईरान को कंट्रोल में रखने का प्रयास करेगा। खैर, पाकिस्तान तो सिर्फ एक मोहरा है जिसे अमेरिका और चीन अपने अपने हिसाब से चलते रहते हैं। पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका भारत पर दबाव बनाने के लिए कर रहा है, लेकिन यह कोशिश भी नाकाम हो रही है। दूसरी तरफ ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ दूसरे मुस्लिम देशों के साथ भी एक मेल मुलाकात शुरू की है। ये तस्वीरें आप देखिए। संयुक्त राष्ट्र आम सभा की बैठक से अलग ट्रंप ने 8 मुस्लिम देशों के नेताओं से मुलाकात की। इसमें तुर्की था, पाकिस्तान, इजिप्ट, कतर, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, जॉर्डन और यूएई के प्रमुख मौजूद थे। यहां भी पाकिस्तान को ट्रंप ने भाव नहीं दिया। ट्रंप के बगल में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन थे, जबकि शहबाज को जॉर्डन के किंग के बगल में जगह दी गई थी। इधर यह सब हो रहा है, ट्रंप मुस्लिम देशों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, गाजा युद्ध रुकवाने की नई प्लानिंग चल रही है। दूसरी तरफ जेलेंस्की ने ट्रंप को आईना दिखा दिया। जेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में कह दिया कि भारत ज्यादातर हमारे पक्ष में है, एनर्जी को लेकर हमारे मतभेद हैं, लेकिन उनको मैनेज किया जा सकता है। भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यूरोप को भारत से मजबूत संबंध बनाने चाहिए, हमें भारतीयों के साथ संबंध से पीछे नहीं हटना चाहिए। जेलेंस्की ने जो बातें कही हैं वो ट्रंप के लिए किसी झटके से कम नहीं। अब तो यूरोपियन देशों को भी अच्छे से समझ में आ रहा है कि भारत की अहमियत क्या है। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने भारत की अहमियत के बारे में कहा है कि भारत यूरोपियन यूनियन और अमेरिका का बहुत ही करीबी सहयोगी है। भारत एक उभरती हुई सुपर पावर है। जनसंख्या और इकोनॉमी दोनों भारत के पक्ष में है। पश्चिमी देशों को भारत के साथ संबंध मजबूत करना बहुत जरूरी है। इधर जियोपॉलिटिक्स में इतना हंगामा चल रहा है, चालें चली जा रही हैं। दूसरी तरफ भारत है जो दुनिया को शांति का पैगाम दे रहा है। भारत ओम शांति की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। और आप देखिए कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने संयुक्त राष्ट्र आम सभा में अपने भाषण में दुनिया को शांति का संदेश दिया और ओम शांति, ओम बुद्धाय नमः के साथ भाषण खत्म किया। अब ये याद रखिएगा कि इंडोनेशिया सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है, वहां ओम शांति चल रहा है। अब इस सब के बीच किसी को साजिश की बू आ रही है नहीं आ रही है मुझे नहीं पता। और अब हमारा खास सेगमेंट सोचा है कभी, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। सोचा है कभी में आज आपको बताऊंगा कि एक खास स्मेल, एक खास महक अचानक से सालों पुरानी किसी खास चीज की याद कैसे दिला देती है। दिमाग में क्या होता है, सोचा है कभी? आप सभी के साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि किसी चीज की सुगंध या दुर्गंध या कोई भी स्मेल आपको पुरानी यादों का फ्लैशबैक दे जाता हो। मिठाई खा रहे हैं, कोई डिश का स्वाद है, कोई और दूसरी स्मेल, बचपन की यादें आंखों के सामने आ जाती हैं। कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? हम बताते हैं। दरअसल इसके पीछे न्यूरो साइंस। इंसान और जानवर हजारों सालों से लंबी दूरी तय करने के लिए सुगंध का ही इस्तेमाल करते हैं। आज भी हाथी लंबी दूरी तय करने के लिए स्मेल मेमोरी का सहारा लेते हैं। दरअसल इंसानों के दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे हिप्पोकैम्पस की यादें बनाता है। यह प्रायोरिटी के आधार पर नई यादें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए बनाता है।
जैसे ही हिप्पोकैम्पस को कोई सुगंध किसी इमोशनल मोमेंट से जुड़ी लगती है तो हिप्पोकैम्पस उसे हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल देता है। जैसे आपके कंप्यूटर में फोल्डर होता है ना, तो उस फोल्डर में डाल देता है जिसको डिलीट करना मना है। अब जैसे ही सालों बाद वही खास सुगंध आई और आपके सीपीयू ने उसको प्रोसेस किया, तुरंत उस फोल्डर से मैच होता है, अरे डेटा फाउंड। हिप्पोकैम्पस पुरानी याद का वो फोल्डर खोल देता है कि देखो मैच हो गया। इसीलिए जैसे ही आप कोई ऐसी चीज सूंघते हैं तो वो फोल्डर खुलता है, खेला हो जाता है। सोचा है कभी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।